आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की करारी हार के लिए पूरी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है वैसी पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए हार के कारणों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है। कौल सिंह ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों को घर घर जाकर भुनाने में कामयाब रही। ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास पैदा करना होगा। चुनाव और उसमें मिली हार के कारणों के हर पहलू पर चर्चा करनी पड़ेगी। कौल सिंह से बात की हमारे संवाददाता राहुल शर्मा ने। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस में मुलाकातों और आत्ममंथन का दौर चल रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी से ही मुलाकात की है। आज हमारे साथ हिमाचल के कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर से उनसे जानेंगे कहां चूक हो गई जो कांग्रेस भांप नहीं पाई और इतनी करारी शिकस्त मिली। सर, क्या वजह मानते हैं कि आप लोग भांप नहीं पाए? कल मुख्यमंत्री साहब ने बयान दिया कि मोदी की हवा थी इसलिए हम लोग बह गए। ऐसा है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की जो गत हुई ऐसी कभी नहीं हुई थी। मैं समझता हूँ इस पे आत्ममंथन होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में भी प्रदर्शन जो है बहुत ही निराशाजनक रहा है। हमारी सरकार और पार्टी इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। हम सब व्यक्तिगत तौर पे भी जिम्मेवार हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हमारा रहा कि नहीं, हमारी सरकार है, विकास के काम बहुत किए हैं और हमारी सीटें जीतेगी, लेकिन इसके विरुद्ध जो है परिणाम हुआ है। आपको लगता है कि सर जो सेंटर के अंदर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप उठते रहे, 2G हो, कॉमनवेल्थ हो, महंगाई हो, उसका भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर फर्क पड़ा? राज्य के लोगों ने एकदम नकार दिया राज्य सरकार को, सीधा उस आधार पर वोट दिया? ये भी ठीक है, क्योंकि यूपीए सरकार में जो दूसरे घटक कांग्रेस पार्टी में थे या कुछ हमारे लोगों ने जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे, उसका बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने पूरा प्रचार जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर और हिमाचल प्रदेश से बाहर देश के अंदर जो है बड़े लार्ज स्केल पे किया। महंगाई का एक मुद्दा था और भ्रष्टाचार का मुद्दा था। इस मुद्दे को भी बुलाया। हिमाचल प्रदेश में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से छाया रहा, लेकिन लोगों के दिमाग में एक धारणा ऐसी डाल दी गई कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, जो है शासन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, वर्करों की अनदेखी हो रही है। इस कारण ये प्रचार बड़ा किया और राष्ट्रीय सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने घर घर में जाकर के मोदी का प्रचार किया। मुख्यमंत्री साहब ने इस्तीफे से मना कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि नैतिकता के तौर पर तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष और सीएम को एक बार आगे आना चाहिए था, कह देना हमारी हार हुई है, मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दूंगा, लेकिन अब तो साफ मना कर दिया, वो कह रहे ना मुझसे मांगा गया ना मैं दूंगा। चलो, ये तो उनका व्यक्तिगत राय है। नैतिकता, क्योंकि पूरे देश के अंदर ही कांग्रेस पार्टी की हालत हुई है। असम के मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इच्छा जाहिर की थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्षा जो है उन्होंने उनके इस्तीफे को भी इनकार कर दिया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दें, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। क्या रह जाएगा पार्टी को खड़ा करने के लिए, सरकार को खड़ा करने के लिए? क्योंकि क्लीन स्वीप आप लोग कांग्रेस करा चुके हैं हिमाचल में, अब किस तरह से पार्टी को खड़ा करेंगे दोबारा से? देखो, पार्टी को खड़ा करने की बात नहीं है। पार्टी ये नेशनल पार्टी है, 128 साल पुरानी पार्टी है। इस पार्टी को खड़ा करने में सबसे पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक विश्वास पैदा करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए और उनके कहने पे काम करना चाहिए उनके चुनाव क्षेत्रों में, ताकि जो है उनके एक विश्वास पैदा हो कि हमारी सरकार है।
तो कौल सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखिए कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ेगी, कार्यकर्ता ही जान फूकेंगे और कहीं ना कहीं सरकार और संगठन में तालमेल की कमी थी जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा और जो केंद्र स्तर पर महंगाई और भ्रष्टाचार था उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं प्रदेश में राजनीति में हुआ कांग्रेस को। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, DN नाइट न्यूज़, दिल्ली। उधर हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट पर कब्जा जमाने वाले बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा का शिमला स्थित बीजेपी मुख्यालय दीप कमल पहुंचने पर विधायक सुरेश भारद्वाज और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर रामस्वरूप शर्मा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोला। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के तहत हिमाचल प्रदेश में मोदी की लहर तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ जनता ने वीरभद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण भी कांग्रेस को नकार दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर राज्य के सैकड़ों युवाओं के साथ कई योजनाओं के नाम पर धोखा करने का भी आरोप लगाया। आदरणीय मोदी जी की तो लहर थी, लेकिन वीरभद्र जी की सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों में था। उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, बेरोजगारों को भिखारी बना के रख किया, उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, बाद में कौशल भत्ता देने लगे। बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों के बीच में, खासकर मंडी में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि मंडी से हर बार ये राज परिवार धोखा करता रहा। चुनाव मंडी से लड़ते थे, रहते शिमला और दिल्ली में थे, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और फिर पार्टी ने, पूरे अपने पार्टी के जिला के पार्लियामेंट के नेतृत्व ने, सभी कार्यकर्ताओं ने एक मतता से काम किया और ये यही एक जीत का कारण। देश की अगली सरकार का भविष्य तो जनता ने तय कर दिया, लेकिन सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी का अगला मुखिया कौन होने वाला है, इस पर अभी भी सवाल बरकरार है। बहरहाल बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए एक नाम जगत प्रकाश नड्डा का भी सामने आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए JP नड्डा के नाम के कयास लगाए जाने के बाद से हिमाचल बीजेपी में भी अपने राज्य के नेता को राष्ट्रीय स्तर पर कायम होते देखना चाहती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब पार्टी के अगले अध्यक्ष की खोज का सिलसिला भी जारी हो गया है। सबके सामने एक ही सवाल है कि राजनाथ सिंह के बाद बीजेपी की कमान किसके हाथ में होगी। इस दौर में कई नाम सामने भी आ रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो इन नामों में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद JP नड्डा का नाम फिलहाल सबसे ऊपर चल रहा है। करीब 53 वर्षीय JP नड्डा का राजनीतिक सफर भी बेहद लंबा है। कॉलेज के दिनों में ही JP नड्डा ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा था। इसके बाद वो भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी नड्डा मंत्री पद संभालने के अलावा विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। उधर हिमाचल बीजेपी के नेताओं को भी उम्मीद है कि अगर JP नड्डा को बीजेपी का अगला अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का कहना है कि JP नड्डा को अगर बीजेपी का अगला अध्यक्ष बनने का मौका दिया जाएगा तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। नड्डा जी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और हिमाचल प्रदेश में एकमात्र पहले व्यक्ति हैं जो पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्य बने हैं। तो भाजपा केंद्र की हाईकमान समझती है कि हिमाचल में एक बहुत अच्छा नेतृत्व है। उसी के नाते हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी जगत प्रकाश नड्डा जी का नाम मीडिया के माध्यम से हमें सुनने को मिल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश को जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक अच्छा स्थान मिलेगा, वहीं पर हमारे लिए एक छोटे से प्रदेश के लिए यही बहुत बड़ा मान सम्मान का विषय है कि हमारे व्यक्ति का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हमारे लिए और भी खुशी का विषय होगा, पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा और उसके लिए हम शुभकामनाएं देता हूं मैं जगत प्रकाश नड्डा जी को। वहीं हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद और वर्तमान में शिमला से बीजेपी के विधायक सुरेश भारद्वाज का कहना है कि JP नड्डा राजनीति के कद्दावर नेता हैं। वहीं राजनीतिक अनुभव के हिसाब से भी वो काफी आगे हैं। भारद्वाज ने कहा कि अगर JP नड्डा बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो जहां इससे हिमाचल का नाम शिखर पर आएगा तो वहीं इससे राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की जो है वो आज सबसे बड़ी पार्टी है। उसका अध्यक्ष बनना जो है वो बहुत जो है वो मैं समझता हूँ कि गौरव की बात है, ना कि उस व्यक्ति के लिए जो बनेगा वरन पूरे प्रदेश के लिए भी, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी। तो जगत प्रकाश नड्डा जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक युवा चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर बन जाएंगे तो जो एक दिशा और दशा
भारतीय जनता पार्टी की और सारे देश की राजनीति की आज बदल रही है, उसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान वो दे सकेंगे। भाजपा इस ऊंचे पद के लिए नड्डा के नाम की चर्चा पर उत्साहित हैं। नड्डा पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश की राजनीति छोड़कर केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि जेपी नड्डा ने भी पिछले दिनों साफ किया था कि बीजेपी की सरकार बनने पर वह संगठन में ही रहना पसंद करेंगे। शिमला से राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग अब और तेज होती जा रही है। विश्वविद्यालय की एससीए के बाद अब एसएफआई ने भी उप कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी को उनके पद से हटाने की मांग की है। ऐसा न होने पर एसएफआई ने राजभवन और विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करने और अपने आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के सेवाकाल को विस्तार दिए जाने के बाद छात्र संगठनों ने इस पर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर मंगलवार को भी विश्वविद्यालय में केंद्रीय छात्र संघ ने अपना विरोध दर्ज किया था। वहीं अब एससीए की मुहिम में एसएफआई छात्र संगठन भी शामिल हो चुका है, जिसके बाद ये मामला अब और गर्माता दिख रहा है। एससीए की तरह ही एसएफआई ने भी कुलपति के अब तक के कार्यकाल के दौरान उनके काम करने के तरीके और उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए हैं। आज हमने जो है एसएफआई की तरफ से एक प्रेस वार्ता की है। इसका जो मुख्य मकसद है, हम ये लगातार जो है पिछले 10-15 दिनों से एक ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी और बाहर भी ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनके खिलाफ एक एजिटेशन कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि मतलब 3 साल पहले जब जो ये वाइस चांसलर इस विश्वविद्यालय के अंदर आए थे, तब जो है विश्वविद्यालय के कंडीशन अच्छे थे, लेकिन इनके कार्यकाल के अंदर हमारा विश्वविद्यालय जो है हर क्षेत्र के अंदर पीछे गया है। इसमें जो है हम देखते हैं कि लगातार वो जो है एक एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज जो है इसके अंदर लागू कर रहे हैं। हर महीने जो है मतलब विजन 2020 जिस दस्तावेज के अंदर क्लियरली ये बताया गया है कि सन 2020 तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को अपने रिसोर्सेज जो है खुद जनरेट करने पड़ेंगे। उसका मतलब है कि छात्रों की फीसें बढ़ाकर जो है रिसोर्सेज जनरेट करना। तो इसी के तहत जो है विजन 2020 के तहत जो है लगातार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर हर महीने जो है फीस बढ़ाने का प्रपोजल आ रहा है। साथ में जो है सब्सिडाइज सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं और नॉन सब्सिडाइज सीटों को जो है इसके अंदर बढ़ाया जा रहा है। एसएफआई का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले 3 सालों के दौरान जो भी फैसले लिए वे सभी छात्र विरोधी हैं। लिहाजा छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति को जल्द से जल्द हटाया जाना बेहद जरूरी है। ऐसा न करने पर एसएफआई राज्य भर में अपनी मुहिम तेज करेगी और उग्र आंदोलन करने से भी परहेज नहीं करेगी। इन्होंने जो है छात्रों के हित के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए, अध्यापकों के हित के लिए 3 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया है। और हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो प्रदेश सरकार है और राज्यपाल भी हैं, ये जो है इनको जो है यहाँ पर जो है करप्ट होते हुए भी संरक्षण दे रहे हैं। अगर जो है इनकी एक्सटेंशन रद्द नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को जो है और ज़्यादा आगे तेज करेंगे और जो है राज्यपाल के ऑफिस के बाहर भी प्रोटेस्ट करेंगे। विधानसभा भी जो है हम जो है अपनी रैली को ले जाएंगे, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करेंगे और जो है ज़रूरत पड़े तो वीसी की रेजिडेंस के बाहर भी जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे। और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि एक जो है निष्पक्ष आदमी, काबिल आदमी, जो ईमानदार आदमी इस विश्वविद्यालय को बेहतर तरीके से रन कर सके, उनको जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। हिमाचल प्रदेश के उपकुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी का कार्यकाल इसी महीने 24 तारीख को पूरा हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही उन्हें राजभवन प्रशासन द्वारा सेवा विस्तार दिया गया। वहीं अब एसएफआई और एससीए प्रोफेसर वाजपेयी को हटाने की मांग पिछले 2 सालों से लगातार उठाते आए हैं, लेकिन अब इन छात्र संगठनों का इस बात पर अगला रुख क्या होगा ये देखना बाकी है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए शिमला से राजेश के साथ मोहित प्रेम शर्मा की रिपोर्ट। ऊना में एक नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस ने जल्द ही तफ्तीश के बाद नवजात की मां को ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि बच्ची की मां भी नाबालिग और अविवाहिता है। उसने अभी तक पुलिस को कुछ भी नहीं बताया है। वहीं पुलिस को भ्रूण की हत्या की आशंका है, लेकिन वो अभी फिलहाल तफ्तीश कर रही है, जिसके बाद वो पूरा खुलासा करेगी। ऊना में शुक्रवार को नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नवजात का शव अप्रवासी बस्ती के पास से मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने उसकी मां को कुछ ही घंटे बाद ढूंढ निकाला। उसकी मां भी उसी जगह रहती है जहां से बच्ची का शव मिला।
वो अभी तक नाबालिग और अविवाहित हैं। फिलहाल नवजात की मौत की वजहों का पता नहीं चल पाया। मृत बच्ची की मां ने भी पुलिस को अभी तक कुछ नहीं बताया। एक नवजात बच्चा इनकी झुग्गी झोपड़ी के बाहर ऐसे पड़ा है, जिसका मृतक अवस्था में पड़ा है। मौके पे जाकर के देखा तो वाकई ही एक बच्चा वहाँ पे मृतक अवस्था में था। अभी इसका बच्चे का भी मेडिकल पोस्टमार्टम वगैरह कराते हैं एंड इस लड़की को भी फर्स्ट एड के लिए अभी हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। सो भी पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या बात थी, कैसे करके, लेकिन बच्चा तो मृतक अवस्था में यहाँ पे पाया गया। बहरहाल पुलिस ने नवजात बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि उसकी मां को इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। चूंकि वो लड़की नाबालिग है, इस कारण से भ्रूण हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बच्ची मृत पैदा हुई थी या फिर पैदा होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस सारे रहस्य पर से पर्दा तो तभी उठ पाएगा जब महिला पुलिस को अपना बयान देगी। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट। ऊना में नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इसका नजारा शुक्रवार को उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की विधानसभा हरोली में देखने को मिला। लोगों ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए प्रदर्शन भी किया। खास बात यह रही कि नशे का विरोध करते वक्त कांग्रेस और बीजेपी के नेता दोनों एक साथ मंच पर आए। लोगों ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि नशे के कारोबार पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। नशे के कारोबार ने हिमाचल की हंसी वादियों में भी जहर घोलना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे पहले ये जहर यहाँ के लोगों के रगों में पूरी तरह घुल जाए, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। इसकी बानगी देखने को मिली प्रदेश के उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की विधानसभा हलोरी में, जहां बढ़ते नशे के कारोबार के विरुद्ध लोग एकजुट हो गए हैं। इस मुहिम में लोगों ने समाज और राजनीति के हर बंधन को तोड़ दिया। मुहिम को धार देने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी एक मंच पर आ गए। दोनों दलों के नेताओं की अगुवाई में लोगों ने हलोरी विधानसभा में बढ़ते नशे के विरोध में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। लोगों में इस बात को लेकर रोष देखने को मिला कि हल्के में नशे के कारोबार पर कोई लगाम नहीं लग सकी है। इससे छोटी छोटी उम्र के नौजवान तेजी से जहर के गर्त में डूबते जा रहे हैं। लोगों ने पुलिस को एक हफ्ते में इस कारोबार पर नकेल कसने की चेतावनी दी है। साथ दिनों दिन बढ़ रही गर्मी के बीच नाहन शहर में पीने के पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से पानी की नियमित सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। शहर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पिछले एक हफ्ते से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। पानी की समस्या को लेकर नाहन के कैंट एरिया क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमंडल IPH के अधिकारियों से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। लोगों का कहना है कि यहां पिछले एक महीने से पीने के पानी में समस्या आ रही है, जिससे पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा। लोगों ने कहा कि जब पानी की सप्लाई होती है तो उसमें प्रेशर भी नहीं होता, जिससे पानी की भरपाई नहीं हो पा रही है। चंबा शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए चंबा में काम कर रही सुविधा सैनिटेशन द्वारा विशेष अभियान चलाकर शहर में सफाई व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। इसके तहत हर रोज 2 से 6 बजे तक सुविधा सैनिटेशन द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शहर में सफाई को बढ़ावा देने के लिए सफाई की जाएगी और लोगों को भी सफाई के इस अभियान के साथ जोड़ा जाएगा ताकि लोग भी सफाई व्यवस्था बनाए रख सके। चंबा के किसानों के सामने कृषि के नए तरीकों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चंबा में कृषि विभाग द्वारा रीपर कम वाइंडर मशीन का प्रदर्शन किया गया। इस मशीन द्वारा 1 लीटर डीजल से 8 से 9 बीघे जमीन से कनक को काटा जा सकता है, जिसे काटने के लिए पहले कई मजदूर व कई दिनों तक मेहनत की जाती थी। अब इस काम को 1 घंटे में लगभग 8 बीघे जमीन से कनक काटी जा सकती है इस रीपर के द्वारा।
तो हिमाचल समाचार में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।